प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अनंत लंबाई के आवेशित रेखीय तार के कारण गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। मान लीजिए AB एक अनंत लंबाई का रेखीय तार है जिसको दिया गया आवेश इसकी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो चुका है। तार से लंबवत दूरी r पर स्थित एक प्रेक्षण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोस्तों, अनंत लंबाई का तार व्यवहारिक रूप से प्राप्त करना संभव नहीं होता। अनंत लंबाई के तार से हमारा तात्पर्य है कि प्रेक्षण बिंदु की तार से दूरी तार की लंबाई की तुलना में बहुत कम है। सबसे पहले प्रेक्षण बिंदु P पर संपूर्ण तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हम निर्धारित करेंगे। दिशा निर्धारण करने के लिए P के सामने तार पर एक निर्देश बिंदु O मान लिया जाता है। निर्देश बिंदु O से समान दूरी पर ऊपर और नीचे समान दूरी पर दो अल्पांश लेंगे और इन अल्पांश की लंबाइयों को मैं मान लेता हूं dl। जितनी दूरी ऊपर अल्पांश लिया है उतनी ही दूरी नीचे dl लंबाई के ये दो अल्पांश हमने ले लिए। अल्पांश dl इतने छोटे हैं कि इन पर स्थित आवेश को लगभग बिंदुवत आवेश माना जा सकता है। चूंकि दोनों अल्पांश की निर्देश बिंदु O से दूरियां बराबर हैं, इसलिए दोनों अल्पांशों की प्रेक्षण बिंदु P से दूरियां भी आपस में बराबर होंगी। प्रेक्षण बिंदु P से उनकी दूरियां मैं मान लेता हूं क्रमशः R1 और दूसरे अल्पांश की दूरी हम मान लेते हैं R2। पहले अल्पांश को मैं नाम दे देता हूं A1 और दूसरे अल्पांश को मैं नाम दे देता हूं A2। अब हम निर्धारित करेंगे अल्पांश A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा। ध्यान रहे, अल्पांश A1 इतना छोटा है कि इस पर स्थित आवेश को लगभग बिंदु आवेश माना जा सकता है और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव त्रिज्यीय दिशा में होती है। तो A1 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यीय दिशा में नीचे की तरफ, इसको मैं नाम दे देता हूं डेल्टा E से। ऐसे ही A2 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यीय दिशा में प्राप्त होगी, इसको मैं नाम दे देता हूं डेल्टा E से। चूंकि दोनों अल्पांशों की प्रेक्षण बिंदु P से दूरियां R1 और R2 आपस में बराबर है और दूरी बराबर है, तो दोनों अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी आपस में बराबर होगा। मान लेते हैं ये एक निर्देश रेखा है जिसके सापेक्ष पहले अल्पांश के कारण प्राप्त विद्युत क्षेत्र कोण बना रहा है थीटा, दूसरे अल्पांश के कारण प्राप्त विद्युत क्षेत्र भी कोण बनाएगा थीटा, और दोनों अल्पांशों के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का तरीका इन दोनों विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग कर दीजिए। सदिश योग करने के लिए मैं दोनों सदिशों को घटकों में वियोजित कर देता हूं। ऊपर वाले डेल्टा E का थीटा के अनुदिश घटक हमें प्राप्त होगा डेल्टा E cos थीटा। नीचे वाले विद्युत क्षेत्र डेल्टा E का भी थीटा के अनुदिश घटक प्राप्त होगा डेल्टा E cos थीटा। इसका थीटा के लंबवत घटक डेल्टा E sin थीटा। नीचे वाले विद्युत क्षेत्र का भी थीटा के लंबवत घटक प्राप्त होगा डेल्टा E sin थीटा। अब चूंकि डेल्टा E sin थीटा घटक परिमाण में समान है किंतु दिशा में एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए दोनों निरस्त हो जाएंगे। परिणामी तीव्रता इन दोनों अल्पांशों के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता डेल्टा E cos थीटा घटकों के योग से प्राप्त होती है और दोनों घटकों के कारण परिणामी तीव्रता की दिशा तार के लंबवत दिशा में होती है। हम मान सकते हैं कि निर्देश बिंदु O के सापेक्ष तार में स्थित प्रत्येक अल्पांश के संगत एक दूसरा अल्पांश भी स्थित होता है कि दोनों अल्पांशों के कारण प्राप्त परिणामी तीव्रता के sin थीटा घटक एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और परिणामी तीव्रता cos थीटा घटकों के योग से प्राप्त होती है। तो संपूर्ण तार के कारण भी इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव तार के लंबवत ही प्राप्त होगी। अर्थात रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें बिल्कुल उसी प्रकार प्राप्त होगी जिस प्रकार का कोई हेयर ब्रश होता है। हेयर ब्रश के ब्रशल्स विद्युत क्षेत्र की दिशा E को निरूपित करेंगे और उसकी अक्ष आवेशित रेखीय तार को निरूपित करेगी। ये तो बात हुई बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की दिशा की। लेकिन ये विद्युत क्षेत्र होगा कितना, इसको हम गाउस के नियम से इस प्रकार से परिकलित करेंगे। P से गुजरने वाले एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। मान लिया कि एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ P से गुजर रहा है और इस गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हम ज्ञात करेंगे। क्योंकि गोलाकार गाउसीय पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु की तार से दूरियां समान नहीं है, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान भी नियत नहीं हो सकता। यानी इस रेखिक तार के लिए हम गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ चुनने के लिए कंडीशन थी गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E का मान नियत होना चाहिए था और गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच बना कोण नियत होना चाहिए। बिंदु P से गुजरने वाले अलग अलग प्रकार के गाउसीय पृष्ठों का निर्माण हमने करके देखा। तो ट्रायल एंड एरर से एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ हमें इस प्रकार का प्राप्त हुआ कि रेखिक आवेशित तार इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की अक्ष पर स्थित है। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की लंबाई हम मान लेते हैं L और प्रेक्षण बिंदु P इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पर स्थित है। प्रेक्षण बिंदु P की तार से दूरी बेलन की त्रिज्या r के बराबर है। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ स्वयं 3 पृष्ठों से मिलकर बना है, जिनमें पृष्ठ S1 और S3 वृत्ताकार पृष्ठ है और पृष्ठ S2 वक्र पृष्ठ को निरूपित कर रहा है। ये बेलनाकार पृष्ठ हमने इसलिए माना है क्योंकि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और क्षेत्रफल अल्पांश ds की दिशा के बीच बनने वाला कोण नियत रहेगा। कैसे? पृष्ठ S1 के लिए हम मान लेते हैं यहाँ एक क्षेत्रफल अल्पांश ds है। क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है, तो ds1 की दिशा हम मान लेते हैं पृष्ठ के लंबवत यानी ऊपर की तरफ। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा रेखिक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव तार के लंबवत दिशा में होती है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा तार के लंबवत यानी x दिशा के अनुदिश। ds1 की दिशा ऊपर की तरफ, विद्युत क्षेत्र की दिशा x दिशा के अनुदिश। E और ds के बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 90 डिग्री। पृष्ठ S1 पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए E और ds की दिशा के बीच कोण नियत रहेगा और उसका मान 90 डिग्री प्राप्त होगा। इसी प्रकार पृष्ठ S3 पर एक अल्पांश लेते हैं, इस अल्पांश को मैं नाम दे देता हूं ds3। क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत नीचे की तरफ। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव तार के लंबवत दिशा में। E और ds के बीच बनने वाला कोण थीटा का मान यहाँ भी रहेगा 90 डिग्री। पृष्ठ S3 पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए E और ds3 के बीच बनने वाला कोण नियत रहेगा और उसका मान 90 डिग्री रहेगा। अब बात करते हैं पृष्ठ S2 की। मान लेते हैं पृष्ठ S2 पर एक क्षेत्रफल अल्पांश है और इस क्षेत्रफल अल्पांश को मैं नाम दे देता हूँ ds2। क्षेत्रफल अल्पांश ds2 की दिशा होगी पृष्ठ के लंबवत दिशा में। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत दिशा में। अल्पांश ds2 और क्षेत्रफल सदिश ds2 और विद्युत क्षेत्र E के बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर हमें प्राप्त होगा 0 डिग्री। यानी वक्र पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र सदिश E वेक्टर और क्षेत्रफल अल्पांश ds वेक्टर के बीच बनने वाला कोण नियत होगा और उसका मान 0 डिग्री होगा। तो गाउसीय पृष्ठ चुनने के लिए जो आवश्यक शर्त थी कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर थीटा का मान नियत रहे, उस शर्त का पालन हमने इस प्रकार से किया है कि संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ को 3 पृष्ठों से मिलकर बना मान लिया। प्रत्येक पृष्ठ के लिए अलग अलग इस शर्त का पालन हो रहा है कि प्रत्येक पृष्ठ के लिए E और ds के बीच बनने वाला कोण नियत है। अब सेकंड स्टेप है, इस गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। लेकिन उससे पहले चूंकि आवेशित तार, इस पर आवेश तार की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित है और जब आवेश लंबाई पर वितरित होता है तो हम एक राशि परिभाषित करते हैं, रैखिक आवेश घनत्व। तो कैलकुलेशन से पहले मान लेते हैं तार का रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व यानी तार की एकांक लंबाई पर आवेश का मान लैम्डा
कूलाम प्रति मीटर है। पहला स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक ऐसा गाउसियन पृष्ठ माना है जिसके प्रत्येक बिंदु पर E और ds के बीच बनने वाला कोण नियत है। दूसरा स्टेप होता है कि फ्लक्स की परिभाषा से गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। चूंकि संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ तीन पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इन तीनों पृष्ठों से गुजरने वाले फ्लक्सों के योग के बराबर होगा। तो हम लिख लेते हैं गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स फाई बराबर हम लिखेंगे पृष्ठ S1 से निर्गत फ्लक्स, इसको डिनोट कर देते हैं E डॉट ds1 वेक्टर, प्लस पृष्ठ S2 से निर्गत फ्लक्स, इसको निरूपित कर देते हैं E डॉट ds2 वेक्टर से, प्लस पृष्ठ S3 से निर्गत फ्लक्स, इसको निरूपित कर देते हैं E डॉट ds3 वेक्टर से। और E डॉट ds होता है E ds cos थीटा। फ्लक्स फाई बराबर हमें प्राप्त होगा पृष्ठ S1 के लिए E ds cos, पृष्ठ S1 के लिए E और ds1 के बीच बनने वाला कोण थीटा 90 डिग्री है, तो यहाँ थीटा बराबर हम लिखेंगे 90 डिग्री, प्लस पृष्ठ S2 के लिए E ds cos थीटा, E ds cos, S2 के लिए E और ds के बीच बनने वाला कोण थीटा 0 डिग्री है, तो यहाँ हम लिखेंगे 0 डिग्री, प्लस पृष्ठ S3 के लिए समाकलन लिखेंगे E डॉट ds3 की जगह E ds cos, इस बार थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, तो यहाँ हम प्रतिस्थापित कर देंगे 90 डिग्री। दोस्तों cos 90 की वैल्यू होती है 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो कुल फ्लक्स फाई बराबर हमें प्राप्त होगा पृष्ठ समाकलन S2 E इंटू ds। पृष्ठ S2 पर स्थित प्रत्येक बिंदु की तार से दूरी आपस में बराबर है। पृष्ठ S2 के प्रत्येक बिंदु की तार से दूरी बेलनाकार पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r के बराबर होगी, और समान दूरी पर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान भी नियत रहता है। यानी पृष्ठ S2 के लिए विद्युत क्षेत्र E का मान नियत रहेगा, और जो राशि नियत है उसको समाकलन से बाहर निकाला जा सकता है। हम लिखेंगे पृष्ठ S2 के लिए गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई बराबर E नियत है, इसलिए इसको समाकलन से बाहर निकाल दिया, पृष्ठ समाकलन S2 और साथ में प्राप्त होगा ds। समाकलन ds S2 के सापेक्ष निरूपित कर रहा है S2 का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RL। तो गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई बराबर हमें प्राप्त होगा E इंटू S2 का क्षेत्रफल है 2 पाई R इंटू L। इसको कोई समीकरण दे देते हैं, समीकरण नंबर 1। दो स्टेप कंप्लीट हो चुके। गाउसियन पृष्ठ की रचना की, फ्लक्स की परिभाषा से गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लिया। थर्ड स्टेप है गाउस के नियम की सहायता से इस गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फ्लक्स फाई बराबर, गाउस का नियम कहता है गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश समेशन Q तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश का मान कितना होगा ये हमें ज्ञात नहीं है। ध्यान रहे, यदि रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा दिया है और आवेश Q ज्ञात करना है, तो लैम्डा को गुणा कर दीजिए उस लंबाई के साथ जिस पर आवेश ज्ञात करना है। क्योंकि समेशन Q निरूपित कर रहा है गाउसियन पृष्ठ में आने वाला आवेश। गाउसियन पृष्ठ में तार की सिर्फ L लंबाई ही आ रही है, तो L लंबाई पर वितरित आवेश को हम निरूपित कर रहे हैं समेशन Q से। समेशन Q को मैं निरूपित करूंगा लैम्डा के पदों में, तो फाई बराबर हमें प्राप्त होगा आवेश बराबर होता है रैखिक आवेश घनत्व को गुणा कर देंगे लंबाई L से, क्योंकि ये Q L लंबाई पर आवेश के मान को, गाउसियन पृष्ठ में आवेश के मान को निरूपित कर रहा है।
भाग देंगे इसमें एप्सिलॉन नॉट का। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। लास्ट स्टेप है समीकरण 1 व 2 को कंपेयर कीजिए। समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं दोनों के लेफ्ट साइड आपस में बराबर है तो दोनों की राइट साइड भी आपस में बराबर होगी। पहले समीकरण की राइट साइड E इंटू 2 पाई RL, दूसरे समीकरण की राइट साइड लिम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से E बराबर हमें प्राप्त होगा लिम्डा L से L कैंसिल, लिम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है लिम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके भी लिख सकते हैं। किस तरह से अरेंज करके लिखेंगे वो देखिए। पूरे समीकरण को यदि ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें तो हमें प्राप्त होगा E बराबर, ऊपर 2 से गुणा किया तो 2 लेम्डा, नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो यहां प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में ये स्मॉल r में लिख देता हूं आगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निरूपित करता है कूलॉम का बल नियतांक, तो इसको हम लिख सकते हैं 2k लेम्डा अपॉन स्मॉल r। रैखिक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है 2k लेम्डा अपॉन स्मॉल r, और इस विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तार के लंबवत दिशा में होती है। इंपॉर्टेंट बात, विद्युत क्षेत्र का परिमाण दूरी के साथ साथ लगातार घटता है, और यदि तीव्रता और दूरी के बीच में ग्राफ खींचें तो किस प्रकार का प्राप्त होगा देखते हैं। तीव्रता वितरण का ग्राफ, y अक्ष की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निरूपित कर रहे हैं, x अक्ष की तरफ दूरी r निरूपित कर रहे हैं। चूंकि E और R एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, जब दूरी का मान न्यूनतम होगा यानी तार के बहुत निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम होगा, और दूरी बढ़ती जाएगी यानी जैसे जैसे तार से दूर जाते जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अति प्रवलयाकार रूप से लगातार घटता रहेगा। तो यह है रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और तीव्रता वितरण का ग्राफ।